मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर सुनीता टंडन। मैंने आपको कल सामान्य उत्प्रेरण के लिए मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत समझाया था और उसमें हमने देखा था कि कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमने ये भी देखा था कि इस यौगिक सिद्धांत के अनुसार कैटलिस्ट जो है वो रेट जो है उसकी, भले ही आप जो दो रेट स्टेप्स हैं उनमें आप किसी भी एक को ओमिट कर दो तो दोनों रेट इक्वेशन जो आती है परिस्थितियां बनती हैं उनमें दोनों की रेट कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती हैं। तो कैटलिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगी जो कि इस मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है C2H5OH से C2H5 कीटोन बनाना। इसको बनाने की प्रक्रिया में C2H5OH को बनाने की प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। इस H2SO4 को मैं लिख सकती हूँ HSO4 और आपको मालूम है जब भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो वहां पर डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनेगा C2H5HSO4। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है और पानी बनेगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में ये जो कैटलिस्ट बना C2H5HSO4, ये कैटलिस्ट दूसरे मॉलिक्यूल से C2H5OH के दूसरे मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके C2H5OCO यानी कि कीटोन एक बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट हो गया, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट था, ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ काम में आया। तो दोनों स्टेप्स में सल्फ्यूरिक बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है लेड चेंबर प्रोसेस में। लेड चेंबर प्रोसेस दूसरा है लेड चेंबर प्रोसेस द्वारा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गैस ये उत्प्रेरक का काम करती है, ये उत्प्रेरक का काम करती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्रिया कारक है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हाफ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और NO2 बनाती है। ये NO2 इंटरमीडिएट है, ये क्या है, मध्यवर्ती यौगिक है। NO2 मध्यवर्ती यौगिक है। ये NO2 फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अभिक्रिया कारक है उससे अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना ये क्या है, ये हमारा अगेन क्या रीजेनरेट हो गया, कैटलिस्ट था और ये वापस से हमारा रीजेनरेट हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन CH3CHO एंड आयोडीन। ठीक है, इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में CH3CHO, फर्स्ट स्टेप में CH3CHO आयोडीन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोआयोडिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप के अंदर ये जो मिथाइल आयोडाइड बनी फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। ये जो बनी ये इंटरमीडिएट, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड से ये क्या है, रिएक्टेंट।
रिएक्ट करके ये बनाता है CH4 एंड आयोडीन। ठीक है, CH4 एंड आयोडीन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपका ये इंटरमीडिएट CH3 आयोडीन यूज हो रहा है और आपका वापस से आयोडीन और CH4 बन रहा है। और आयोडीन यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट, और ये आयोडीन यहाँ पर वापस से रीजेनरेट हो गया। फोर्थ एग्जांपल है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ 2N2O and in presence of chlorine gas. This forms 2N2 and oxygen. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन गैस 1000 केल्विन के ऊपर 2 क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है। और सेकंड स्टेप के अंदर ये क्लोरीन जो है क्या है, ये कैटलिस्ट का काम कर रही है। और दूसरे स्टेप में N2O गैस वो क्लोरीन एटम से रिएक्ट करके N2 और ClO इंटरमीडिएट बनाती है। और थर्ड स्टेप में या सब लास्ट स्टेप के अंदर 2ClO3 ये इंटरमीडिएट है, ये Cl2 प्लस O2 प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट वापस हो गया, ये प्रोडक्ट बन जाता है और इस तरह से अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अब ये हमने देखा कि मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत जो हमने पढ़ा ये सामान्य उत्प्रेरण को की भली भांति व्याख्या करता है या नहीं करता, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो सबसे पहला है कि यह इस तथ्य को भी समझाता है कि सामान्य उत्प्रेरण में वेग, किस बात को समझाता है, सामान्य उत्प्रेरण में, सामान्य का मतलब पता है आपको, होमोजीनियस, जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक ही अवस्था में हो। सामान्य उत्प्रेरण में वेग जो है, अभिक्रिया का वेग जो है वो कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। पहली बात जो आती है कि सामान्य उत्प्रेरण में ये सिद्धांत बताता है कि जो रेट है वो कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ठीक है, दूसरा ये समझाता है, ये समझाता है उत्प्रेरक की विशिष्ट प्रकृति की व्याख्या करता है। किस चीज की, उत्प्रेरक की विशिष्ट प्रकृति की व्याख्या करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कैटलिस्ट किसी एक रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है और जरूरी नहीं है कि वो दूसरे में वो काम करे, क्योंकि एक अभिकारक के साथ कैटलिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट बना सकता है, दूसरे के साथ नहीं बना सकता। तो इसकी जो इंटरमीडिएट बनने की प्रक्रिया है ये उसको सामान्य उत्प्रेरण इस चीज को की व्याख्या करता है कि उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है, वो किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है, किसी के साथ कभी क्रिया नहीं कर सकता। जैसे कि कल हमने देखा था Na2SO3 वाला एग्जांपल देखा था, इसमें तो ये अभिक्रिया करता है और Na2ASO3 के साथ में क्रिया नहीं करता, जबकि एक ही प्रकार के पदार्थ हैं। तो इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है, इसको समझाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी विफलता क्या है। ये तो इसके कारण थे जिनके कारण हम इसको देखते हैं। अब हम इसकी देखेंगे विफलता क्या है। सबसे बड़ी विफलता है कि सामान्य ये जो सिद्धांत है ये विषमांगी उत्प्रेरण को, मतलब हीट्रोजीनियस कैटालिसिस को, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को नहीं समझा सकता, उसको नहीं समझा पाया। इसको उस पर लागू करके देखा तो ये पाया कि होमोजीनियस को तो कर देता है एक्सप्लेन, हीट्रोजीनियस की क्रियाविधि को ये नहीं समझा सकता। दूसरा है यह सिद्धांत
वर्धकों, जो मैंने आपको बताया था कि जो रेट को बढ़ाते हैं, और कैटलिस्ट विश जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को खत्म कर देते हैं, इनके बारे में इनकी क्या क्रियाविधि है, विष की, पॉइजन्स की, और इनकी जो रेट को प्रमोट करते हैं, इनकी क्या क्रियाविधि है, क्या क्या होता है इनमें कि ये या तो रेट को बढ़ा देते हैं और या बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इसको होमोजीनियस कैटालिसिस का सिद्धांत नहीं समझा पाया। और तीसरा और लास्ट है, अनेक रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है कौन सा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। उन्हें अलग करके पहचानना भी नहीं जा सकता, तो उनके बनने का प्रायोगिक प्रमाण प्राप्त करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। वापिस समझिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस अभिक्रिया में बनते हैं, जो कि बहुत अस्थायी होते हैं, और इनका कंसंट्रेशन हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, इनका कंसंट्रेशन किसी भी तरह नहीं जान सकते, इसको ये जानने में असमर्थ है, तो हम इस उत्प्रेरण की इस क्रियाविधि से ये इसको नहीं समझा सकते कि कब बनता है, कितना बनता है और क्यों ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके साथ ही आपका कैटालिसिस का एक पोर्शन खत्म होता है, जो है कि कैटालिसिस का सामान्य कैटालिसिस है जो, और आगे हम एसिड बेस कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। थैंक यू।